नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2016 का प्रश्न है। प्रश्न है, कभी कभी समाचार में आने वाली गार्डनर समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है संवैधानिक सुधारों से, दूसरा है गंगा कार्य योजना से, तीसरा है नदियों को जोड़ने से और चौथा है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। तो आप लोग चिंटू थे कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। आपको पता है आज 13 मई है। 13 मई को हमारे जो 28वीं लोकसभा का चुनाव चला उसका चौथे चरण का आज चुनाव कराया जाएगा। और किन किन राज्यों में चुनाव होगा और कैसे चुनाव होगा तो इनके बारे में अगर आपको पता है, चौथे चरण में 9 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होगा। पूरे 96 सीटों पे आज वोट डाले जाएंगे। और वो कौन कौन से राज्य हैं उनके बारे में देखें। जैसे आंध्र प्रदेश की 25 सीट पे सभी जो 25 सीट उन पर वोट होंगे और तेलंगाना के सभी 17 सीट पे वोट होंगे, उत्तर प्रदेश के 13 सीट में। और आपको पता है उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो लोकसभा और ये राज्यसभा कोई भी चुनाव हो, किसी भी चुनावी मामले से बहुत ही एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, क्योंकि इसकी यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर चुनाव होगा, मध्य प्रदेश में 8, बंगाल में भी 8 और बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होगा। झारखंड उड़ीसा में 4 सीटों पर चुनाव होगा और वहीं जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर चुनाव आज कराया जाएगा लोकसभा का। और इस बार लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है 28वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये भी आप लोग जानते रहिए, क्योंकि आपके परीक्षा में कभी भी कोई एग्जाम में किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये जो पूरा चुनाव होता है, ये चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे चुनाव कौन कौन कराता है, इसके बारे में अगर आप लोग को बता दें, ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई है। पहले जो वोट डालने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन संविधान में कुछ संशोधन किए गए। संविधान के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष आयु कर दी गई थी, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष आयु कर दी गई थी। और जो चुनाव आयोग है, इसकी जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और मतदाता दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी 2011 से शुरू हुई थी। मेन उद्देश्य था इसका मतदाता दिवस मनाने का, जो आने वाले युवा है जो मतदान करेंगे अभी इस बार, क्योंकि आपको पता है इस बार जो युवा है बहुत ज़्यादा डिजिटलीकरण से पूरे लैस हैं। मतलब इस बार इंटरनेट के से पूरा भरपूर जानकारी उन्हें पता है कि इंटरनेट में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से होती हैं। इसके लिए मतदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है, मतदाता जागरूकता दिवस, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। और पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनके बारे में अगर हम बात कर लें तो वो आपको पता होगा शिव कुमार सेन है। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार है। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी हैं, जिनके बारे में भी आप लोग जानते रहिए। चुनाव में एक पक्ष के साथ खड़ा दिख रहा है आयोग, कांग्रेस के लिए। अब देख रहे हैं जो चुनाव आयोग है उस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने को लिखे कह रहे हैं कि पत्र में चुनाव आयोग एक पार्टी के लिए है हमले। अशोक गहलोत ने कहा कि आयोग संबंधित की जगह राजनीतिक संस्था पे काम कर रही है। अब इस पर भी चुनाव आयोग है, उस पर भी एक आयुक्त जो उससे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसी एक पार्टी से राजनीतिक दल पे काम कर रही है, एक संवैधानिक स्तर पे काम नहीं कर रही है। तो देख रहे हैं कि नेताओं का काम है एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे। कोई भी संस्था, जैसे आप देखें ईडी हो गई, एनआईए हो गए, इन सब पांच संस्था के बारे में आप लोग जानते रहिए। इन सब के बारे में, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इन सब के बारे में आप लोग जानते रहिए। और ये किस विभाग, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। चीन से जमीन वापस लेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं आपके राष्ट्रीय संयोजक ने दी 10 गारंटी, कहा गठबंधन की सरकार बनी रहेगी तो होंगी पूरी मांगे और 5 साल तक युद्ध स्तर पर होगा काम। अब आपको पता है जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो केजरीवाल हैं दिल्ली के सीएम,
उन्हें अंतरिम जमानत दी गई। आप लोग याद रखें, उन्हें पूर्ण जमानत नहीं दी जाने के बाद अंतरिम जमानत दी गई है। उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए अंतिम जमानत दी गई है। उसके बाद उन्हें 2 जून को उन्हें अपना खुद को आत्मसमर्पण करना होगा। और आपको बताइए, आबकारी नीति मामले में और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अब 10 गारंटियाँ क्या है, अगर इसके बारे में आप लोग जाने तो 24 घंटे की मुफ्त बिजली के बारे में बात कही गई है, शिक्षा की गारंटी दी गई है, स्वास्थ्य और राष्ट्र सर्वोपरि है, देश के जवान के बारे में बात कही गई है, देश के विकास किसान के बारे में बात कही गई है, और दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात की। दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा दिलाया जाएगा, यह यहाँ के लोगों की बहुत पुरानी मांग है। ऐसे कुछ मांगे इन्हें की है। और बेरोजगारी के बारे में बात की गई है कि मतलब गठबंधन बनने से बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। भ्रष्टाचार, मतलब भाजपा की वॉशिंग मशीन के चौराहे पर तोड़ा जाएगा। और देख रहे हैं, ये सारे कुछ गारंटी केजरीवाल की तरफ से दी गई है। व्यापार को भी बढ़ाया जाएगा, उसके बारे में ज़्यादा बात की गई। जीएसटी को सरलीकरण बनाया जाएगा। ऐसे लेके कुछ 10 तरह के गारंटी दी गई है आप सरकार के पास, जो भी गठबंधन है। ईडी डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करेंगे SOL के विद्यार्थी। 17 से अधिक पाठ्यक्रम SOL में किए जा रहे हैं संचालित। हर चैप्टर के बाद आयोजित होगा क्विज। इससे पूरा करते हैं कि होगा जनरल असेसमेंट। आपको पता, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो SOL के विद्यार्थियों को जल्द डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के लिए बनाया जाएगा। रेलवे प्रशासन उसके लिए ई-पेज बनाने जा रहा है। यहाँ लॉगिन करने के बाद पाठ सामग्री अलग अलग माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो भी है सभी उपलब्ध कराए जाएंगे। अब यहाँ आपको पूरा इलेक्शन जुड़ी खबरें मिलेंगी। अगर इंटरेस्ट हो पढ़िए, ना तो कोई बात ही नहीं। बाकी आप लोग नेता बातें करते हैं उनके बारे में आप लोग ध्यान मत दीजिए, क्योंकि नेता का काम ही है, उनका ये तो पूरा सिलेबस है। जो धर्म के नाम पे कभी वोट मांगे, कभी जात के नाम पे वोट मांगेंगे। लेकिन आप लोग से अनुरोध, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग इतना तो जागरूक हैं कि आप किसी धर्म के नाम पे, किसी जाति के नाम के मुद्दा बना के वोट न दें। आप लोग जब वोट दिए तो आप लोग ये सोचिए कि हम किस आधार पर हम किसी नेता को वोट दे रहे हैं, तो इस पर आप लोग जरूर एक बार विचार करिए। वहीं आपको देख रहे हैं कि 926 था लैंगिक अनुपात देश में 2019 के लोकसभा चुनाव में, और वहीं इस समय 2014 में यह अनुपात 908 था। 5 वर्ष के अंतराल में इस अनुपात में 18 अंक की बढ़ोतरी की गई है। अब लिंगानुपात क्या होता है आप लोग को पता है, प्रति 1000 पुरुषों में जितनी महिलाएं उसे ही लिंगानुपात कहते हैं। पहले 2019 में कितना था और 2014 में कितना, उसके कुछ आंकड़े यहाँ पास आपको दिख रहे होंगे। वही पूरी अब आपको देख रहे हैं कि उससे जुड़ी खबरें मिलेंगी। इलेक्शन, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, 1000 श्रद्धालु बने साक्षी। पूर्ण स्वरूप पर आ गई है 4 धाम यात्रा, पहली पूजा PM के नाम हुई है। आपको पता है जो ठंड के मौसम होता है यहाँ पर जुलाई और अगस्त से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में सर्दी होती है और बहुत बड़े तूफान भी आते हैं। इसलिए जो जनसंख्या होती है भारी मात्रा में वहाँ नहीं जा सकती, इसलिए वहाँ कपाट बंद कर दिया जाता है। वहीं मार्च अप्रैल के माह में इसे खोला जाता है, तो अप्रैल मई के माह में इसे पुनः खोला जाता है। चीन से समान संबंध शांति पर निर्भर, उम्मीद है पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन के साथ शेष मुद्दों पर जल्द होगा समाधान। पश्चिमी एशियाई की स्थिति के मद्देनजर IMC के क्रियान्वयन में देरी पर जताई चिंता, और यह भी बड़ी पहल है कि इसलिए IMC के सभी पचकर जहाज से लेकर रेल परागण नेटवर्क मार्ग के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको पता होगा, चीन जो हमारा एक पड़ोसी देश है, वो कभी न कहीं विरोध किसी भी मुद्दे को लेकर करता रहता है। लेकिन अभी आपको पता है 2 दिन के द्विपक्षीय के लिए जो चीन के विदेश मंत्री वो भारत आए थे, उन्हीं से ऐसे बातचीत करने से पता चला है कि जो भी मामले हैं सभी पे अभी सुरक्षा की बातें कही जा रही, समान शांति बनाने की बातें कही जा रही हैं। ये आप लोग के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कहा जा रहा है कि मतदान बने मौलिक अधिकार। अब इसमें बात ये हो रही है कि जो मतलब मतदान को मौलिक अधिकार बनाना चाहिए। मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि इसका कोई भी राजनीतिक पार्टी या फिर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसे ये एक संवैधानिक
अधिकार है, तो इसे सभी लोग को मानने का अधिकार है। मूल अधिकार, अगर हम बात करें मौलिक अधिकार क्या है, तो आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की बात की है। भाग 3 में मूल अधिकारों की बात की गई है। और जो भारत के जो लोगों को मूल जब संविधान में तो 7 मूल अधिकार मिले थे, मौलिक अधिकार मिले थे, लेकिन 7वें जो मौलिक अधिकार उसका हटा के अब वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार लोगों के पास है। ये जो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में लोगों के पास है, अगर उनके बारे में अगर हम बात करें, जैसे समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धर्म संस्कृति के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया है। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। तो आपको अब इसमें बात आ रही है कि मतलब बहुत से लोग हैं जो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, मतलब वोट नहीं देते हैं। यहाँ पास कुछ दिए गए हैं कि 45 करोड़ प्रवासी है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। अप्रवासी, अवैध प्रवासी का मतलब ये होता है किसी दूसरे देश के प्रवासी आके जो प्रवासी अपने देश में बस जाते हैं और उनकी जो नागरिकता है, जब तक उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी तब तक वो किसी भी उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी आजीविका को अर्जित करने के लिए किसी दूसरे शहर जाते हैं और वहाँ वो काम की उनकी आय इतनी कम होती है कि वो वहाँ से वापस मतदान करने के लिए वापस नहीं आ पाते हैं। इसी पे लेके मतदान बहुत कम होते हैं। और आज जो स्तर है, आज के समय पे देखिए ये स्तर बहुत ही कम गिरता जा रहा है। उसी पे लेके बातें हो रही हैं कि जो मतदान अधिकार है, इसे मौलिक अधिकार बनाया जाए कि नहीं। मौलिक अधिकार बनाने से यह जरूरी होगा कि वह हर व्यक्ति मतदान सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाएगा। अब आप लोग के इसमें क्या मतलब पक्ष है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या मतदान को मौलिक अधिकार बनाना चाहिए या नहीं, तो इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। बाकी आपको पता है प्रवासियों के मतलब अपनी आजीविका को अर्जित करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए एक राज्य से एक छोटे से गांव से दूसरे शहर जाते हैं ताकि वो अपने परिवार के उनकी जो परिवार की आय है, जितनी भी उनकी ज़रूरतें उनको पूरा कर सकें। इस तरह में बहुत से प्रवासी भारत से बाहर काम करने के लिए जाते हैं। भारत से बाहर ये क्या करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ही गांव से शहर की ओर प्रवास करते हैं, पलायन करते हैं। तो उसी पे लेके ये बात लिखी, तो इसे आप लोग जरूर देखिए। आप लोग का इस पर क्या विचार है और इसके बारे में आप लोग जरूर सोचिए कि क्या मतदान को मौलिक अधिकार होना चाहिए। ये आप लोग का संपाद की बात है, इसे अभी आप लोग जरूर पढ़िए। आज का जो आर्टिकल दिए वो आर्थिक सामाजिक अवसरों के द्वार दिया है। युवा आबादी का लाभ उठाने के लिए युवा को शिक्षा, सुधार, आर्थिक को संगठित रूप देने के साथ ही स्वास्थ्य एवं पोषण के समन्वय की रणनीति भी बनानी होगी। आपको पता होगा कि हमारा जो देश है ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या को कोष के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया है। भारत विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या के आबादी वाला देश भी बन चुका है। इस मामले में आर्थिक और सामाजिक अवसरों को द्वार देना जरूरी आवश्यक हो जाता है कि स्वास्थ्य का अधिकार और चुनावी शोरगुल। अक्सर उपचार के खर्च के लेकर निशाने पर रहने वाले निजी अस्पतालों पर उच्चतम न्यायालय हर साल 2 बार सख्त टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें यदि निजी अस्पतालों को एक रूपता के साथ उपचार की दरें तय नहीं कर पाती हैं तो स्वयं कोर्ट CHSC यानी केंद्रीय कर्मचारी के लिए निर्धारित दरों को देश भर में लागू करने के लिए आदेश देगा। लिहाजा जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कायम विसंगतियों भी चुनावी मुद्दे बनाने जाएंगे। आपको पता होगा कि देश में हर साल 6.3 करोड़ लोग महंगे इलाज के चलते गरीब की दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन देश में जब आम चुनाव होता है तो मुद्दा क्या बनाया जाता है, राजनीति मतलब धार्मिक मामला बनाया जाता है, उन्हें जाति के मामले पे वोट दिया। लेकिन कभी ये मुद्दा नहीं बनाया कि कभी उन्हें स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या बातें कही हैं। मतलब आगे अगर उनकी पार्टी मतलब उनकी सत्ता में अगर सरकार आती है तो स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या बातें करेंगे, शिक्षा को लेकर क्या क्या बातें करेंगे, लेकिन वो कभी ऐसी कोई बातें नहीं करते। उनका बस मामला होता है राजनीति में धार्मिक और जातिगत, ऐसे जाति पात विरोध भेदभाव के लेकर ही आगे वोट मांगते हैं। कभी कोई हिंदू में मांगेगा, कोई मुस्लिम में मांगेगा, इसी पे लेके वोट मांगे जाते हैं, ना कि कभी कोई सामाजिक और या फिर जो सामाजिक कार्य होता है स्वास्थ्य और शिक्षा पे लेकर कोई भी बातें नहीं करता है। उसी पे लेके ये कुछ बातें टिप्पणी की गई हैं। अमेरिका को खूब बढ़ा निर्यात, चीन रहा सबसे बड़ा साझेदार। पिछले 5 वर्ष के दौरान भारत से अमेरिका का निर्यात 28% तो चीन से आयात 44% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की बात की गई। अब आयात निर्यात का मतलब ये होता है कि भारत से किसी चीज़ मतलब भारत में किसी निर्यात का मतलब ये होता है किसी दूसरे देश से भारत में कोई वस्तु मंगाना, उसे निर्यात कहते हैं।
आयात करते हैं, जो निर्यात होता है कि भारत के में उत्पादन की ही वस्तु किसी दूसरे देश में ले जाके बेचना, उसे निर्यात कहते हैं, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चीन के साथ द्विपक्षीय कारोबार 118.4 अरब डॉलर रहा। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय कारोबार बीते वित्त वर्ष के दौरान 118.3 अरब डॉलर रहा। एक पॉइंट की आगे पीछे की बातें हो रही हैं कि कितना किस देश से व्यापार और आयात और निर्यात हुआ है। आसियान से कारोबार समझौते पर बदलाव पर वार्ता से में आई तेजी। समझौते में संशोधन पर सुझाव के लिए 8 उप समूहों का गठन अगले बैठक जुलाई में हुई है और अगली जो बैठक होगी जुलाई के इंडोनेशिया में होगी और ये 4 माह में बैठक होती है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। जो पिछले माह में हुई है 4 वर्ष की, वो मलेशिया में होती है। इस जो 4 वर्ष मतलब जो 4 माह बाद जो होगी वो इंडोनेशिया में होगी। अगर हम आसियान की बात करें तो यह 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अगर हम इसे इसमें इंग्लिश की पूरी फुल फॉर्म देखें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात हो रही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए यह कार्य करता है। इसका जो मुख्यालय इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता में देखने को मिलेगी और इसकी जो स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। अगर इसमें जो पूरी कंट्री उनके बारे में हम बात करें तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। और इसका जो नवीनतम मेंबर है और तिमोर लिस्ट है, इसे भी आप लोग जानते रहिए। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। पूरे गाजा में इजराइल सेना के ताबड़तोड़ हमले। 7 महीने के बाद ही हमास कर रहा है मुकाबला। इजराइल हमलों के मरने वालों की संख्या 35,000 हो गई है। अब देख रहे हैं जो इजराइल और हमास का पूरा संघर्ष चल रहा है, उसी पे बातें हो रही है। रूस के बढ़ते हमलों के बीच पूर्वोत्तर यूक्रेन में हजारों नागरिकों का पलायन। रूस का दावा, हाल ही में कार्रवाई में 9 गांवों पर किया गया है कब्जा। जेलेंस्की बोले कि आक्रमण इरादे को विफल करना पहला लक्ष्य होगा। और यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबर मिलेंगे। देख रहे हैं कि इसमें आईपीएल चल रहा है, इसमें पूरी आईपीएल से जुड़ी ही पूरी न्यूज़ रहती है। तो आप लोग तो आईपीएल वैसे भी देख रहे हैं, आप लोगों को क्रिकेट वैसे भी पसंद होगा बहुत ज़्यादा, तो उसमें तो आप लोग एक एक गेंदे देख रहे होंगे, जिसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। यहाँ आपको परीक्षा के बारे में से जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। थॉमस एडिसन ने किया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का पहला ट्रायल। वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने 1880 में आज ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का पहला ट्रायल किया था। 2 डिब्बों की इस ट्रेन में लगभग आधा किलोमीटर के ट्रैकर पर चलाया गया था। एडिसन के इस प्रयास को इलेक्ट्रॉनिक इंजन बनाने के पहले प्रयास में गिना जाता है। बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी एस्लिन। 1995 में आज ही ब्रिटिश पर्वतारोही एलिन हरग्रीव्स बिना ऑक्सीजन व शेरपा की मदद से माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। इनका लक्ष्य था कि 3 सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना। हालांकि 13 अगस्त 1995 को K2 के उतरते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। स्पर्म व्हेल मछलियों की भाषा समझने में मिली कामयाबी। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस भाषा के जरिए यह आपस में संवाद स्थापित कर सकती हैं। शोध पत्रिका नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित ये हुआ है। इधर आपको मूवी जुड़ी खबर मिलेगी, इंटरेस्ट तो पड़े ना, और कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। और आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का प्रश्न, कभी कभी समाचार में आने वाली गार्डमिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। पश्चिमी घाट पर जनसंख्या दबाव, जलवायु परिवर्तन और विकास गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2010 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गार्डमिल समिति का गठन किया गया था। पश्चिमी घाट के सतत एवं समावेशी विकास को बरकरार रखते हुए पश्चिमी घाट की जैव विविधता के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु भारत सरकार ने 2012 में डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया था।
इस प्रकार अतः विकल्प डी सही जवाब है। आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।